गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश की बात हम कर रहे थे और सल्फेट के बारे में हम औपचारिक आवेश की गणना करने जा रहे हैं। सल्फेट का स्ट्रक्चर हमने दर्शाया गया है, 2 डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की गणना करें तो सल्फ़र की वर्ग संख्या 6 होती है। इसमें सभी बंधित इलेक्ट्रॉन है यानी कि आसाजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। प्लस हाफ माइनस 12 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 और 4 8 तो डबल बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड के, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। हाफ इंटू 12 इट इज़ इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 इट इज़ इक्वल टू 0। तो सल्फेट में ऑक्सीजन संख्या 2 और 4, जो कि हम देखते हैं कि 2 और 4 यानी कि जिसके ऊपर अपन देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, तो वहाँ पर अपन देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर निकालने हैं। ऑक्सीजन की वर्ग संख्या 6, इसके अंदर असाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका आंसर 6 प्लस हाफ इंटू 2 यानी कि केवल एक बॉन्ड से हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि एक में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है और हाफ इंटू, तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। दोनों ऑक्सीजन तो 2 और 4 -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लोरीन में फॉर्मूला आवेश जैसे क्लोरीन पर निकालना है तो यहाँ पे क्लोरीन 7 वर्ग का सदस्य है। -6 किस लिए, क्योंकि असाजित 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे। हाफ इंटू 2 इट इज़ इक्वल टू 7 माइनस 7 इट इज़ इक्वल टू 0। क्लोरेट पर फॉर्मूला आवेश यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, क्लोरेट पर भी। तो क्लोरीन पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सेंट्रल एटम है। यहाँ पे 7 माइनस 2 प्लस हाफ इंटू 10 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लोरेट में ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज यदि ज्ञात करना है तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की वर्ग संख्या 6 माइनस 4 यानी कि 2 असाजित 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, प्लस हाफ इंटू 4 यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका आंसर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो क्लोरेट है उसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर 0 होता है, लेकिन तीसरी ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट पर फॉर्मल चार्ज के आवेश, तो इस तरह से आप किसी भी परमाणु आयन जो दिया हुआ है या फ्री रेडिकल दिया हुआ है या कोई जो अणु दिया हुआ है, तो उसमें प्रत्येक एटम के ऊपर औपचारिक आवेश की गणना इस सूत्र की सहायता से की जा सकती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारण की विभिन्न विधियाँ। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद के अध्ययन द्वारा। तो इसमें उत्पाद के अध्ययन द्वारा बेंजाइन इंटरमीडिएट जो है उसको हम पता लगाते हैं कि क्रियाविधि में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो इसमें एक अभिक्रिया दर्शाई गई है पैराक्लोरोटोलुइन। इसके अंदर अमोनिया के साथ रिएक्शन है सोडामाइड की उपस्थिति में, और आपको उत्पाद के रूप में मेटा उत्पाद भी मिलता है और पैरा उत्पाद भी। पैरा उत्पाद तो प्राप्त होता है, समझ में आता है, क्योंकि पैरा आपका रिएक्टेंट जो है वो पैरा उत्पाद पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप के अटैक के साथ ही आप देखते हैं NH2 जो है मेटा पोजीशन के ऊपर भी अटैक कर रहा है। पैरा और मेटा उत्पाद समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम बेंजाइन क्रियाविधि जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और Cl जो है क्लोराइड के रूप में एलिमिनेट होता है और एक ट्रिपल बॉन्डेड इंटरमीडिएट बेंजाइन प्राप्त होता है। इस बेंजाइन के अंदर जो दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका से इक्वली इनके ऊपर अटैक होता है। इसका से पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा और मेटा प्रोडक्ट का निर्माण भी आपको देखने को मिलेगा। तो पैरा और मेटा प्रोडक्ट जो है वो बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मध्यवर्ती का अध्ययन हम देखते हैं कि तो मध्यवर्ती अध्ययन यहाँ पे हम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन की OH की उपस्थिति में होती है और मेथिलामीन का निर्माण होता है। तो सब में इसमें हम देखते हैं मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे अमाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन HBr का एलिमिनेशन, ब्रोमो एसिटामाइड का निर्माण, फिर ब्रोमो एसिटामाइड क्षार की उपस्थिति में वाटर का एलिमिनेट करता है। फर्दर ब्रोमाइड एलिमिनेट होता है, नाइट्रीन एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास होता है, जिससे मैथिल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है।
और फाइनली KOH की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा मैथिलामीन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा जो उत्पाद बना है यानी कि ब्रोमोएसिटामाइड, और ब्रोमोएसिटामाइड एक इंटरमीडिएट है, और इसी तरह आपका सेकेंड इंटरमीडिएट जो बन रहा है ब्रोमो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है बेस, वो सेकेंड इंटरमीडिएट। थर्ड जो इंटरमीडिएट बना है वो एसाइल नाइट्रीन। तो यहाँ पे ये तीनों जो इंटरमीडिएट है दैट आर एलिमिनेटेड, उनको विलगित किया गया है। इस कारण से आप क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट का अध्ययन कर पा रहे हैं, और इंटरमीडिएट के अध्ययन के द्वारा आप जो है वो उसका मैकेनिज्म को निर्धारण वहाँ पे किया जा रहा है। तीसरा है समस्थानिक प्रभाव। समस्थान एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन द्वारा एरोमेटिक एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया में बॉन्ड डिसोसिएशन कैसा हो रहा है, मैकेनिज्म जो है वो डिज़ाइन की गई है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्टर का जब जल बॉन्ड है, CO बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, या कौन सा बंध यहाँ पे A और B तरह से मैंने दर्शाया है। तो बॉन्ड जो डिसोशिएट हो रहा है उसको पता करने के लिए यहाँ पे आइसोटोप लेबल्ड ऑक्सीजन हम यूज़ में लेते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट उपस्थित है वो किस में प्रेजेंट है, एथेनॉल के अंदर आपकी लेबल्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये C डबल बॉन्ड OO बंध का जो है डिसोशिएशन हो रहा है, और उत्पाद का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा हम बात करते हैं त्रिविम रसायन के प्रमाण। उत्पाद को त्रिविम रासायनिक अध्ययन द्वारा किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित किया जा सकता है। हम जानते हैं, इसको हमने डिस्कस भी किया है। दो तरह की अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हमने इसी यूनिट में डिस्कस किया, और हमने बात की थी कि ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर दो तरह की मैकेनिज्म होती है, एक SN1 क्रियाविधि और दूसरी होती है SN2 क्रियाविधि। SN1 क्रियाविधि की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो SN2 मैकेनिज्म को हम यदि पहले डिस्कस करें तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक स्टेप के अंदर पूरी होती है, और इस एक ही स्टेप के अंदर नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही कहाँ से आक्रमण करता है, बैक साइड। नाभिक स्नेही आपका जो Cl बॉन्ड है डिसोसिएशन नहीं हुआ उससे पहले बैक साइड अटैक कर लेगा, तो बैक साइड अटैक करने से यहाँ पे आपको जो है आपको जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, इस कारण से कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, अभिविन्यास बदल गया। अगर आपका रिएक्टेंट R कॉन्फ़िगरेशन में है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो S कॉन्फ़िगरेशन में प्राप्त होता है। इसी तरह से ये जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बदल गया, और SN1 रिएक्शन जो कि दो स्टेप के अंदर पूरी होती है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। क्या होता है, पहला स्टेप जो कि दर्शाया गया है, हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, SN1 मैकेनिज्म जो दर्शाई गई है उसमें सबसे पहले कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, यानी CCl बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, विषमांश बंध विखंडन होगा, और विषमांश बंध विखंडन के द्वारा आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, एक कार्बोकेटायन प्राप्त होगा, यानी कि त्रिसंयोजी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है हम जानते हैं ये sp2 संकृत अवस्था में पाई जाती है, और sp2 संकृत अवस्था में जो तीनों sp2 संकृत कक्षक होते हैं वो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इस कारण से आपके जो तीनों बंध हैं वो क्या है, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में। ये एक प्लेनर कार्बोकेटायन जो है उसका ज्योमेट्री प्लेनर होती है, समतल्य ज्यामिति पाई जाती है। अब इस समतल्य ज्यामिति पर अब आप देखते हैं कि जो नाभिक स्नेही अटैकिंग नाभिक न्यूक्लियोफाइल जिसे अपन कहते हैं, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जो है, जो कि हमारा रिएजेंट है, वो जब अटैक करेगा तो क्योंकि ज्यामिति समतल है तो वो कार्बन के ऊपर की दिशा से भी आक्रमण करता है और नीचे की दिशा से भी आक्रमण करने की समान संभावनाएं होती है। तो क्योंकि संभावनाएं समान है इस कारण से जो दो तरह के प्रोडक्ट इसके अंदर प्राप्त होंगे, एक विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन
50% जो प्रोडक्ट होगा वो अभिविन्यास में अप्रतिपन्न यानी कि कोई चेंज नहीं, जिस दिशा के अंदर आपका पहले Cl प्रेजेंट था उसी दिशा के अंदर OH आके जुड़ गया। दूसरा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसके अंदर आपका हाइड्रोक्साइड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है दैट इज अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड, वो पीछे की दिशा से आक्रमण कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन जो है अभिविन्यास जो है वो बदल गया। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यास में प्रतिपन्न, जिसे वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से भी हम जान। तो यहाँ पे 50% प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है यानी कि समान अभिविन्यास में, तथा 50% प्रोडक्ट जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है विन्यास के प्रतिपन्न से। तो दोनों जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उसमें R 50% होगा, S 50% होगा, और अपन कह सकते हैं कि D कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों जो है वो मिलकर रैसमिक मिश्रण का निर्माण करते हैं 50-50% प्रोडक्ट। तो रैसमिक मिश्रण का निर्माण अभिक्रिया के दौरान यदि हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हम कहेंगे मैकेनिज्म कौन सी है, SN1। और यदि उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है दैट इज ऑब्टेन्ड विद रिटेंशन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास के अप्रतिपन्न के कारण यदि मिल रहा है तो विन्यास के प्रतिपन्न हो रहा है, रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से यदि उत्पाद मतलब R आपका रिएक्टेंट था, उत्पाद यदि आपको क्या मिल रहा है S, या S आपका रिएक्टेंट था, उत्पाद क्या मिल रहा है R, तो इसे अपन कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास में अप्रतिपन्न, ये जिसे वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो विन्यास में प्रतिपन्न वॉल्डन इन्वर्जन। तो SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को डिफरेंशिएट करना है तो हम आसानी से उसकी त्रिविम रासायनिक अध्ययन के द्वारा उसको कर सकते हैं। रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन, तो रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन अपन वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ही अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या होता है कि SN1 रिएक्शन हम जानते हैं कि 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि CCl बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और इसमें एक कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। ये जो स्टेप है वो धीमा होता है, स्लो स्टेप है, इसका आंसर से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। जो धीमा होगा वो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा, तो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है। जबकि दूसरा जो पद है उसमें कार्बोकेटायन पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये बहुत फास्ट स्टेप है। क्यों फास्ट है? क्योंकि यहाँ पर आयोनिक स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जबकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्योंकि चार्ज स्पीसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जो कि हाईली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका आंसर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ये जो स्टेप है वो अब इतना क्षणिक होता है कि वो अभिक्रिया के जो पद है, अभिक्रिया का जो समय है उसके अंदर किसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो वेग निर्धारक पद आपका फर्स्ट है और वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का केवल एक अणु एल्किल क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहा है। इस कारण से ये जो रिएक्शन है ये अभिक्रिया उसकी हम अभिक्रिया की कोटि की यदि हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन भी हमने यहाँ पे दर्शाया गया है, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शीब्यूटाल क्लोराइड। टर्शीब्यूटाल क्लोराइड हमारा रिएक्टेंट था, उसने फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट किया। ट्राईमेथिल टर्शीब्यूटाल कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ और तृतीयक ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के ऊपर हाइड्रोक्साइड के अटैक से आपको तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्योंकि केवल टर्शीब्यूटाल क्लोराइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी सांद्रता ही अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी। जो नाभिक नहीं है उसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती है। दूसरी अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया, उसके मैकेनिज्म की बात करें, उसके काइनेटिक्स की यदि हम बात करें, उसकी रासायनिक बल गतिकी को यदि हम देखें तो उसमें आप पाएंगे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन और उस सिंगल स्टेप के अंदर आपका एथिल क्लोराइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और हाइड्रोक्साइड जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वो
अभिक्रिया का वेग ना केवल एथिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है परंतु साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया रेट इक्वेशन हमने दिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथिल क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो अभिक्रिया का वेग एथिल क्लोराइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 2। तो अभिक्रिया की कोटि 1 प्राप्त हो रही है तो मैकेनिज्म SN1 होगी। अभिक्रिया की कोटि यदि 2 प्राप्त हो रही है तो अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।